फिजियोलॉजी में अपन पिछले क्लास में पढ़ा था नर जनन तंत्र। जनन तंत्र के कुछ भागों के बारे में, जो नर जनन तंत्र होता है उसके भाग होते हैं, उनके बारे में अपन ने देखा था। सबसे पहले भाग जो देखा था वो था वर्षण कोश। वर्षण कोश जो है, इसके बारे में क्या बताया था मैंने। वर्षण कोश क्या करते हैं, वर्षणों को स्थित रखते हैं। वर्षणों को स्थित, जो उदर गुहा होती है, अपने शरीर की जो उदर गुहा होती है, एब्डोमिनल केविटी होती है, उससे बाहर की तरफ स्थित रखते हैं वर्षण को। ये इसका काम आते हैं वर्षण कोश। और एक वर्षण कोश के अंदर लगभग एक वर्षण कोश के अंदर दो वर्षण पाए जाते हैं। और वो दोनों जो होते हैं वो सेप्टा द्वारा, एक सेप्टा बीज की जो पट्टी होती है, सेप्टा के द्वारा वो अलग रहते हैं। सेप्टा के द्वारा अलग रहते हैं। वर्षण कोश जो शरीर का तापमान जो शुक्राणुओं के लिए आवश्यक होता है, शुक्राणुओं के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है, शरीर से लगभग 1 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। शरीर से वर्षण कोश का तापमान जो है वो 1 से 8 डिग्री तक कम हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा शुक्राणुओं का निर्माण उतना ही कम होगा। तो उसको टेम्परेचर को शरीर से थोड़ा सा कम करने के लिए जो वर्षण कोश होते हैं वो वर्षण को शरीर के उदर गुहा के बाहर की तरफ स्थित रखते हैं। दूसरा भाग कौन सा था, वर्षण। दूसरा भाग कौन सा था, वर्षण। यह नर लैंगिक अंग कहलाता है। क्या कहलाता है, नर लैंगिक अंग। नर लैंगिक अंग कहलाता है। वर्षण जो होता है, वर्षण के अंदर मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की कोशिकाएं स्थित होती हैं। सबसे पहली कोशिका जर्म सेल। वर्षण के अंदर विभिन्न प्रकार की विभिन्न नलिकाएं पाई जाती है, जिनको बोला जाता है शुक्र जनन नलिकाएं। इसके अंदर पाई जाती है, वर्षण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, जिसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स अपन ने इंग्लिश में बोला था। सेमिनिफेरस नलिका। इस सेमिनिफेरस नलिका जो होती है, इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं स्थित होती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं स्थित होती है। सबसे पहली जर्म कोशिका, दूसरी जो है वो है, दूसरी कौन सी है, सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल्स। और तीसरी लीडिंग सेल। तीसरी कौन सी है, लीडिंग सेल। ये 3 प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो सर्टोली शुक्र जनन नलिकाओं में स्थित होती है। शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ स्थित होती है, वर्षण के अंदर। इनकी संख्या बहुत सारी हो सकती है, जिनके अंदर 3 प्रकार की ये कोशिकाएं। जर्म सेल्स जो है वो शुक्राणु का निर्माण करती है। इन सबका कार्य अलग अलग होता है और इनको एग्जाम में सबका कार्य अलग अलग तरीके से पूछा भी जा सकता है। तो यह ऐसे पूछ सकता है कि वर्षण की जो कार्य प्रणाली किस प्रकार है, किस प्रकार के इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, उनका अलग अलग काम क्या होता है। जर्म सेल्स जो है वो करती है शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। सर्टोली कोशिका क्या करती है, सर्टोली कोशिका, ये शुक्राणु का तो निर्माण हो गया, शुक्राणुओं का निर्माण हो गया, तो इन शुक्राणुओं को पोषण के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, इनको पोषण भी प्राप्त होना चाहिए, तभी तो ये ग्रोथ करेंगे, गतिशील होंगे। तो देखो, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करती है, सर्टोली कोशिका। याद रखना, सबसे पहली कोशिका जो है वो जर्म सेल्स है, जिसने शुक्राणुओं का निर्माण किया। इस शुक्राणुओं का निर्माण करने के बाद इनको भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली कोशिकाएं होती है, वो इनको पोषण प्रदान करती है। तीसरी कोशिकाएं की बात करें तो लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स क्या करती है, नर जनन हार्मोन। नर जनन हार्मोन कौन सा था, नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन का स्तरण करवाती है। लीडिंग सेल्स क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का स्तरण करवाती है। यही टेस्टोस्टेरोन जो है नर के अंदर नर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, नर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, नर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन, जो कि लीडिंग सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। ये समझ में आ गया। ये तो होगी वर्षण की कार्य प्रणाली, वर्षण में पाई जाने वाली कोशिकाएं किस प्रकार होती है। तीसरा अपन ने बताया था रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस तीसरी प्रकार की है, रेटे टेस्टिस।
वर्षण के बाद में रेटे टेस्टिस। अब देखो वर्षण के अंदर कौन सी नलिकाएं पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं, सही है। ये शुक्र जनन नलिकाएं जो है आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, रेटे टेस्टिस का। किसका निर्माण करती है, रेटे टेस्टिस का। याद रखना शुक्र जनन नलिकाएं जो वर्षण के अंदर उपस्थित है शुक्र जनन नलिकाएं, ये शुक्र जनन नलिकाएं जो है वो आपस में मिलकर नलिकाओं का गुच्छे का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, रेटे टेस्टिस। क्या कहा जाता है उसे, रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस जो है, रेटे टेस्टिस से आगे क्या आता है, रेटे टेस्टिस के आगे आता है अपसारी नलिकाएं। अपसारी नलिकाएं, अपसारी नलिकाएं जिसको अफरेंट आर्टरियोल भी वासा डिफरेंशिया कहा जाता है, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। ये दो प्रकार की नलिकाएं आएगी, एक तो अपसारी नलिका होती है वासा डिफरेंशिया जिसे कहा जाता है, एक आएगी जो एपिडिडाइमिस के बाद में स्टार्ट होती है उसे कहा जाता है वास डिफरेंस। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, कहीं एग्जाम में अगर इंग्लिश में नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए जो पहले आती है अधिवर्षण के पहले जो नलिका आती है उसको कहा जाता है वासा डिफरेंशिया, और अधिवर्षण के बाद में जो नलिका आती है उसे कहा जाता है वास डिफरेंस। अब रेटेड टेस्टिस से क्या निकलता है, वासा अपसारी नलिकाएं। सबसे पहले तो शुक्र जनन नलिकाएं जो है शुक्र सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये मिलके किसका निर्माण करती है, रेटेड टेस्टिस का। अब रेटेड टेस्टिस जो है वो रेटेड टेस्टिस किसका निर्माण करती है, अपसारी नलिकाओं का। रेटेड टेस्टिस आगे जाके अपसारी नलिकाओं का निर्माण करती है, जिनकी संख्या कितनी हो सकती है, इसकी संख्या हो सकती है 6 से 24 तक, 6 से 24 तक इसकी संख्या हो सकती है, किसकी, वासा डिफरेंशिया की। चौथा टाइप कौन सा था, चौथा टाइप था अधिवर्षण, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के काम बताए थे मैंने, वापस देख लेते हैं। चौथा प्रकार था इसका अधिवर्षण, अधिवर्षण एपिडिडाइमिस। शुक्राणु वासा डिफरेंशिया के द्वारा अपसारी नलिका के द्वारा कहाँ लाए जाते हैं, अधिवर्षण के अंदर लाए जाते हैं। अधिवर्षण के अंदर आते हैं उस समय वो अगतिशील होते हैं, मतलब उनके अंदर एक गति नहीं होती है। जब शुक्राणुओं को अधिवर्षण के अंदर लाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर उनकी उत्पत्ति होती है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं, सही है। कोशिकाओं से जुड़ने के बाद सर्टोली कोशिका से जुड़ गए, सर्टोली कोशिका से जुड़ने के बाद पोषण प्रदान करते हैं। अब जैसे ही इनका बाहर निकलने का टाइम आता है, टेस्टिस से बाहर निकलने का जो टाइम आता है, तो किसके द्वारा, सबसे पहले तो रेटेड टेस्टिस, सही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे कौन सा नलिका है, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस आगे जाके किसका निर्माण करती है, अपसारी नलिकाओं का। किसका निर्माण करती है, अपसारी नलिकाओं का, जिसको वासा डिफरेंशिया कहा जाता है। ये वासा डिफरेंशिया जो है, जो अभी तीसरी टाइप की मैंने आपको बताई थी, ये वासा डिफरेंशिया शुक्राणुओं को कहाँ लेके आती है, अधिवर्षण की तरफ, अधिवर्षण में लेके आती है। अधिवर्षण में आने के बाद, अधिवर्षण में आने के बाद शुक्राणु जो है वो गतिशील हो जाते हैं। शुक्राणु अधिवर्षण में आने के बाद कैसे हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। इसका काम शुक्राणुओं को गतिशील बनाना। इसके अलावा अस्थायी रूप से शुक्राणुओं का संग्रहण, अस्थायी रूप से शुक्राणुओं का संग्रहण करना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके कार्य पूछे जाते हैं, वर्षण के कार्य या अधिवर्षण के कार्य। अधिवर्षण के कार्य क्या हो गया, सबसे पहले जब शुक्राणु इसके अंदर आते हैं तो वो अगतिशील होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की गति नहीं होती। लेकिन जैसे ये अधिवर्षण में आते हैं, ये इनमें गतिशीलता आ जाती है। ये अस्थायी रूप से क्या होते हैं, शुक्राणु संग्रहित होते हैं किसके अंदर, अधिवर्षण के अंदर। अधिवर्षण जो होता है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है जो शुक्राणुओं को स्टोर रखने का काम करती है, वो भी अस्थायी रूप से, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी उनकी तो उनको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो अस्थायी रूप से शुक्राणुओं का संग्रहण करती है अधिवर्षण। तीसरा, निषेचन के लिए शुक्राणुओं को तैयार करता है। निषेचन के लिए शुक्राणुओं को तैयार करता है। इसके अलावा एक कार्य और भी हो सकता है इसके अंदर, देखो 3 काम तो बता दिए, गतिशीलता प्रदान करना, अस्थायी रूप से इनका संग्रह करना। तीसरा काम निषेचन के लिए शुक्राणुओं को तैयार करना, निषेचन के लिए शुक्राणुओं को तैयार करना। इसके अलावा जैसे वर्षण के अंदर शुक्राणु थे तो पोषण किससे प्राप्त कर रहे थे,
सर्टोली कोशिकाओं से। लेकिन जब अधिवर्षण में आते हैं तो अधिवर्षण की दीवार से ये पोषण प्रदान करते हैं। तो या अपन ऐसे बोल सकते हैं, जब तक ये अस्थायी रूप से शुक्राणु इसके अंदर संग्रहित रहते हैं तो इनके पोषण का काम कौन करता है? अधिवर्षण की नलिका या अधिवर्षण की दीवार जो होती है वो शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करने का काम करती है अस्थायी रूप से। ये सारे इसके काम हो गए किसके? अधिवर्षण के। नेक्स्ट अपन बात की थी छठी पांचवी कौन सी नलिका थी? शुक्रवाहक। इसको क्या बोला जाता है? शुक्रवाहक। मतलब शुक्राणुओं को अधिवर्षण से ग्रहण करके पेनिस तक लेके आने का काम किसका होता है? शुक्रवाहक का। इसको बोला जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। एक तो होती है वासा इफ्रेंसिया जो अधिवर्षण के जस्ट पहले आती है, वासा इफ्रेंसिया। और अधिवर्षण के जस्ट बाद में आने वाली कोशिका नलिका कौन सी है? वास डिफरेंस, जिसको शुक्रवाहक बोला जाता है। वो क्या करती है? जब शुक्राणु की जरूरत पड़ती है तो अधिवर्षण से शुक्राणु को ग्रहण करती है और शरीर के बाहर लाने का काम करती है। सही है। ये तो पार्ट हो गए नलिकाओं के रूप में। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्रंथियां। छठा इसका भाग देखते हैं नर सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, 3 प्रकार की ग्रंथियां मैंने आपको बताई थी जो नर के अंदर पाई जाती है। और सीमन का मुख्य भाग जो तरल भाग होता है वो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। इनका स्त्राव जो होता है, सहायक ग्रंथियों का स्त्राव जो होता है वही सीमन के तरल पदार्थ का निर्माण करता है। सहायक ग्रंथियां मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी। सबसे पहले सहायक ग्रंथि शुक्राशय। सबसे पहले सहायक ग्रंथि शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। सेमिनल वेसिकल जिसे कहा जाता है। शुक्राशय पहली ग्रंथि है जिसके सेमिनल वेसिकल जिसको कहा जाता है। इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2। मतलब ये जोड़े के रूप में पाई जाती है, जोड़े में उपस्थित होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अब अपन बात करते हैं शुक्राशय होता है उसका स्त्राव में क्या क्या होता है। शुक्राशय जो भी तरल पदार्थ स्त्रावित करती है शुक्राशय ग्रंथि, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? उसके अंदर फ्रक्टोज हो सकता है, सिट्रिक एसिड हो सकता है, सिट्रिक एसिड हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड। तो फ्रक्टोज जो है वो एक ऊर्जा देने का काम करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कौन है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता होगा। फ्रक्टोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि ऊर्जा देने का काम करता है। तो यहाँ पे शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का काम कौन करेगा? फ्रक्टोज। देखो सबसे पहले शुक्राणु कहाँ उपस्थित थे? सर्टोली कोशिकाओं में उपस्थित थे, सर्टोली कोशिकाओं से चिपके हुए थे। जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणु का निर्माण हुआ था, सही है। उसके बाद में उनके निर्माण होने के बाद वो कहाँ गए थे? वो सर्टोली कोशिका के चिपक गए थे पोषण प्रदान करने के लिए। सर्टोली कोशिका से चिपक गए। अब जैसे ही सर्टोली कोशिका से वो हटते हैं, सर्टोली कोशिका से हटेंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे? एपिडिडाइमिस में, अधिवर्षण में जाएंगे। अधिवर्षण में जाने के बाद जो है, अधिवर्षण में जाने के बाद उनका पोषण कौन करता है? अधिवर्षण में जाने के बाद उनका पोषण कौन करता है? पोषण करता है अधिवर्षण की जो दीवार होती है उसी से वो अपना पोषण प्रदान करते हैं। अब अधिवर्षण में तो अस्थायी रूप से संग्रह कर लिया, उसके बाद में वो कहाँ आते हैं? सहायक ग्रंथियों के तरल में आते हैं। सहायक ग्रंथियों के तरल में आते हैं तो वहाँ इनको पोषण कौन प्रदान करेगा? यहाँ शुक्राशय से रिलीज होने वाला फ्रक्टोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देने का काम करता है। तो वहाँ पे यहाँ पे शुक्राशय में आने के बाद एपिडिडाइमिस से बाहर निकलने के बाद शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? फ्रक्टोज। सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड तरल को हल्का अम्लीय बनाए रखता है, हल्का अम्लीय बनाए रखता है। जो इसका तरल होता है, तरल पदार्थ होता है शुक्राशय, जो सीमन का जो तरल पदार्थ होता है उसको हल्का अम्लीय बनाए रखने का काम किसका होता है? सिट्रिक एसिड का। या फ्रक्टोज क्या काम करता है? फ्रक्टोज शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है या ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। शुक्राशय की अपन बात करते हैं तो ये जोड़े में पाई जाती है, मतलब इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और इसके अलावा ये डोग में एब्सेंट होती है। इसको भी कई बार पूछा जाता है, डोग में एब्सेंट।
ये डॉग में, कुत्ते में अनुपस्थित होती है। दूसरे प्रकार की प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि दूसरे प्रकार की जो सहायक ग्रंथि है, पहली होगी शुक्राशय, दूसरी होगी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें तो इसकी संख्या सिर्फ एक होती है, इसकी संख्या सिर्फ एक होती है, ये सिंगल पाई जाती है। ये क्या पाई जाती है? सिंगल पाई जाती है। शुक्राशय की तरह जोड़े में नहीं पाई जाती, केवल एक नर के अंदर सिर्फ एक ही ग्रंथि ये पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्षारीय स्त्राव उत्पन्न करना। क्षारीय स्त्राव ये उत्पन्न करती है। ये क्षारीय स्त्राव क्या होता है? जब ये सीमन शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर जाएगा, वेजाइना में जाएगा, सर्विक्स में जाएगा, तो वहां की अम्लीयता को कम करने के लिए फीमेल की सर्विक्स की अम्लीयता को कम करने के लिए ये क्षारीय स्त्राव काम आता है। अम्लीय स्त्राव, जो अम्लीयता होती है मादा के सर्विक्स भाग की, जो अम्लीयता होती है उसको कम करने का काम कौन करती है? क्षारीय स्त्राव। इसका प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव होती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये डॉग में उपस्थित होती है, डॉग में ये प्रेजेंट होती है। ये एक ग्रंथि ऐसी है जो सिर्फ डॉग में एक ही पाई जाती है, बाकी अपन शुक्राशय की बात करें तो ये डॉग में नहीं पाई जाती है। तीसरी प्रकार की ग्रंथि देखेंगे, कौन सी ग्रंथि? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो है वो भी डॉग में नहीं पाई जाती है। तो डॉग में इनमें से कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? केवल प्रोस्टेट ग्रंथि। केवल प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो डॉग में उपस्थित होती है। तीसरे प्रकार की ग्रंथि कौन सी थी? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? मूत्रिपथ। कई बार एग्जाम में ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, मूत्रिपथ ग्रंथि। या तो ये इंग्लिश में नाम दे देगा या हिंदी में देगा तो ये दे देगा। आपको अगर ये याद रखना है बल्बो यूरेथ्रल रख लो, क्योंकि इंग्लिश में तो बल्बो यूरेथ्रल ही लिखा जाएगा। तो आप अगर जो पेपर आता है दोनों में आता है, हिंदी इंग्लिश में, तो आप उसको इंग्लिश में भी देख के कर सकते हो। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसकी संख्या भी कितनी होती है? 2। ये जोड़े में पाई जाती है, जोड़े में पाई जाती है। इसका स्त्राव जो है एक चिपचिपा स्त्राव प्रदान करती है, चिपचिपा स्त्राव प्रदान करती है। ये चिपचिपा स्त्राव क्या करता है? ये जो जनन मार्ग होता है, जनन मार्ग को चिकना बनाने का काम करता है। जनन मार्ग को चिकना बनाने का काम कौन करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का स्त्राव। ये तीनों ग्रंथियों का स्त्राव मिलके शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इन तीनों का स्त्राव और उसके अंदर शुक्राणु, ये सब मिलके किसका निर्माण करते हैं? सीमन का। ये सब किसका निर्माण करते हैं? मिलके सीमन का निर्माण करते हैं। सबसे पहले सहायक ग्रंथि के बारे में एक बार और देख लो, रिवीजन। शुक्राशय जो है उसको सेमिनल वेसिकल इसको बोला जाता है, जो संख्या में कितनी होती है? 2 होती है, मतलब जोड़े के रूप में ये पाई जाती है। डॉग में एब्सेंट होती है, याद रखना, डॉग में एब्सेंट होती है। इसके अलावा इसका स्त्राव जो होता है, स्त्राव में क्या क्या उपस्थित होते हैं? फ्रक्टोज होता है और सिट्रिक एसिड होता है। फ्रक्टोज क्या करता है? फ्रक्टोज जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो उसके तरल को, जो सीमन का जो तरल है उसको हल्का सा अम्लीय बनाने का काम करता है, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट आती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करते हैं तो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो जोड़े में नहीं पाई जाती है, इसकी संख्या होती है सिर्फ एक ही संख्या होती है, और इसका जो स्त्राव होता है वो क्षारीय स्त्राव होता है। ये क्षारीय स्त्राव क्या काम करता है? ये मादा की जो सर्विक्स होती है, फीमेल की सर्विक्स की अम्लीयता को कम करने का काम करता है ये क्षारीय स्त्राव। क्योंकि अगर अम्लीयता बढ़ी रही, मादा के सर्विक्स की अगर अम्लीयता रहती है उसके अंदर, तो शुक्राणु नष्ट भी हो सकते हैं। तो उन शुक्राणुओं को नष्ट होने से क्षारीय स्त्राव, थोड़ा क्षारीय स्त्राव होना चाहिए, ज़्यादा अम्लीय भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्षारीय भी नहीं होना चाहिए। तो उसके अम्लीयता को नष्ट करने के लिए या कम करने के लिए ये क्षारीय स्त्राव उत्पन्न करती है कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये डॉग के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सिर्फ यही एक ऐसी ग्रंथि है जो डॉग के अंदर उपस्थित होती है। बाकी दो ग्रंथियां हैं, शुक्राशय और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ये दोनों होती है, ये डॉग में एब्सेंट होती है। ये भी जो है
डॉग में एब्सेंट, डॉग में एब्सेंट। तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है डॉग में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, केवल प्रोस्टेट ग्रंथि, बाकी दोनों ग्रंथियां होती है वो डॉग में एब्सेंट होती है। बाकी सभी जीवों के अंदर बुल की बात करते हैं अपन, या फीमेल सीप हो गई, सॉरी मेल सीप हो गया, मेल गोट हो गया, इन सब के अंदर ये सारी तीनों की तीनों ग्रंथियां जो है वो पाई जाती है। केवल डॉग के अंदर ये प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, सॉरी उपस्थित होती है, बाकी दोनों अनुपस्थित होती है। ये हो गया सहायक ग्रंथियां। तो ये नर जनन तंत्र के भाग थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होते हैं। नर जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन या स्त्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये क्या कार्य करते हैं, इन चीज़ों के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन है इसमें FSH। सबसे पहला हार्मोन कौन सा है, FSH, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। इसका फुल नेम है, पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर बात करते हैं तो ये जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है शरीर के अंदर, और इसका जो कार्य होता है वो नर और मादा में, ये मादा में भी सीक्रेट होता है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH जो है वो नर में भी स्त्रावित होता है, इसके अलावा ये मादा में भी स्त्रावित होता है। और नर और मादा में जो इसका कार्य होता है वो दोनों में लगभग समान होता है। दोनों में इसका कार्य जो होता है वो लगभग समान होता है। अब अपन कार्य की बात करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका कार्य क्या होता है, देखो टेस्टिस में क्या पाई जाती थी, शुक्रजनन नलिकाएं। शुक्रजनन नलिकाएं, उन शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर मैंने तीन चीजें बताई थी, तीन प्रकार की कोशिकाएं कौन सी थी, जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स। ये तीन प्रकार की कोशिकाएं बताई थी मैं शुक्रजनन नलिकाओं में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स। ये जर्म सेल जो होती है शुक्राणु का निर्माण करती है। सर्टोली कोशिका किसका निर्माण करती है, ये निर्माण नहीं करती है, जो शुक्राणु है उनका पोषण प्रदान करने का काम करती है। जो लीडिंग सेल्स है, ये लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन का नाम, टेस्टोस्टेरोन जो नर जनन हार्मोन है उसका स्त्राव करती है। अब यहाँ पे FSH कहाँ पे काम आता है, देखो FSH क्या होता है, जर्म कोशिकाओं के ऊपर अपना अफेक्ट दर्शाता है। जो जर्म कोशिकाएं हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है और शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। याद रखना FSH का काम क्या होता है, शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना। शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना। FSH का कार्य क्या होता है, शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना। ध्यान रखना FSH का काम क्या होता है, शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना। जर्म कोशिकाओं पे अपना कार्य करता है, सही है, जर्म कोशिकाओं के ऊपर अपना कार्य करता है, अपना प्रभाव दिखाता है और शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। एग्जाम में कई बार इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि नर के अंदर जो FSH हार्मोन है वो कौन सी कोशिका के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, तीनों में से कौन सी कोशिका, जर्म कोशिका। और अगर अपन फीमेल की बात करते हैं तो मादा की बात करते हैं तो मादा में, नर में तो शुक्राणु निर्माण को प्रेरित कर रहा था, ये मादा में अंडाणु निर्माण को प्रेरित करता है। आगे अपन मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, उसमें मादा के हार्मोन जो पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन, उनमें भी ये FSH आएगा और वहां पे उसका काम क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना। जैसे यहाँ पे किसका निर्माण करवा था, नर में शुक्राणु का निर्माण करवा रहा था, वैसे ही मादा में अंडाणु का निर्माण करवाएगा। शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना इसका काम हो गया। दूसरे प्रकार का हार्मोन है ICSH। इसको बोला जाता है
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका नाम हो गया ICSH, जो मादा में LH के समतुल्य होता है। ल्यूटियोलाइजिंग हार्मोन जो है उसके समतुल्य होता है। याद रखना, नर के अंदर इसी हार्मोन का नाम नर के अंदर क्या है, ICSH है, जबकि मादा के अंदर ये LH के नाम से जाना जाएगा, ल्यूटियोलाइजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाएगा। अब ये क्या करता है, अब इसका कार्यस्थल कौन सा है, जैसे मैंने बताया था FSH का कार्यस्थल क्या था, कहाँ पे, लक्ष्य क्या था इसका, जर्म सेल्स के ऊपर अपना कार्य करना और इस शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना। ये किसका काम था, FSH का। उसी प्रकार इसका काम होता है, ICSH का काम जो होता है वो किसको, लीडिंग सेल्स के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। जो ICSH है वो क्या करता है, लीडिंग सेल्स के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, और लीडिंग सेल्स का कार्य क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव कराना। लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव कराना। तो ICSH जो है वो किसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाएगा, लीडिंग सेल्स के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएगा, और ये लीडिंग सेल्स फिर क्या करेगी, फिर टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करेगी। मतलब इनडायरेक्टली रूप से अपन ये कह सकते हैं जो ICSH हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित कराने का काम करता है। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन स्रावित कराने का काम करता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित कराने का काम करता है। देखो FSH हो गया, ICSH हो गया, दो प्रकार के हार्मोन यहाँ हो गए। तीसरा हार्मोन कौन सा है, तीसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। पहला हार्मोन कौन सा हो गया, पहला हो गया FSH, दूसरा हार्मोन ICSH, तीसरा हार्मोन जो है, तीसरा हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ये लीडिंग सेल्स के द्वारा, लीडिंग सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। और इसमें सहायता कौन करता है, ICSH इस हार्मोन के उत्पादन में सहायता करता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये ICSH हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करता है। अब इसका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का काम होता है नर में लैंगिक लक्षणों का उत्पन्न करना। नर में जो लैंगिक लक्षण होते हैं इसका काम होता है नर में जो लैंगिक लक्षण है उत्पन्न करना। नर में लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करना किसका काम हो गया, टेस्टोस्टेरोन का काम हो गया। नर में लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करना, जैसे कि अपन इसकी बात करें तो बालों का विकास, नर में बालों का विकास, नर में बालों का विकास, बालों के अलावा आवाज मोटी होना, आवाज मोटी होना, इसके अलावा बालों का रंग, नर में बालों का रंग किसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। इसके अलावा सींग या कलंगी का निर्माण, सीढ़ या कलंगी का निर्माण, जैसे कि अपन बात करते हैं मुर्गियों में क्या होता है, कलंगी जो होती है वो मेल में पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती है। तो इसका निर्माण करवाना किसका काम हो गया, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। या सींग की उत्पत्ति करवाना, कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें मादा में सींग नहीं होते लेकिन वो नर में होते हैं, तो वो किसके द्वारा उत्पन्न कराए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा उत्पन्न कराए जाते हैं। ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मादा के ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के समतुल्य होता है, हार्मोन के समान होता है। ईस्ट्रोजन, जैसे कि मादा की बात करें तो नर के अंदर नर लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन मादा में
मादा लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन। सही है। तो ईस्ट्रोजन के समतुल्य कौन हो गया? टेस्टोस्टेरोन। मतलब टेस्टोस्टेरोन जो नर में काम कर रहा है वह तो हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो नर में काम कर रहा है। सही है। वो काम मादा में कौन करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसको अपन इनको समतुल्य मान सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन को एक दूसरे का समतुल्य। जैसे कि मैंने बताया था ICSH है, ICSH मादा में जो है वो मादा में LH के नाम से जाना जाएगा। LH जो काम कर रहा है वो ICSH करेगा। तो ये ईस्ट्रोजन का उत्पादन करवाना। तो ये हो गए हार्मोन। मादा जनन तंत्र से संबंधित, नर जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन। एक शब्द आता है यहाँ पे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी एक अवस्था होती है, जीवन की एक अवस्था होती है जिसके अंदर क्या होता है, नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तथा मादा के अंदर अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। लाइफ की या जीवन की वह अवस्था प्यूबर्टी कहलाती है। वह अवस्था जिस अवस्था में नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण, सही है, नर में शुक्राणुओं का निर्माण तथा मादा में अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। मादा में अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। उस अवस्था को क्या नाम दिया? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वह अवस्था होती है जिसमें नर में शुक्राणुओं का निर्माण तथा मादा में अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। या इसके अलावा अपन ऐसे कह सकते हैं कि नर के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण और मादा के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं प्यूबर्टी की, तो मादा में जो प्यूबर्टी होती है वो नर से पहले आती है। मादा में जो प्यूबर्टी आती है वो नर से पहले आती है। प्यूबर्टी जो है वो पहले आती है नर से। नर में प्यूबर्टी लेट आती है, मादा में प्यूबर्टी होती है वो जल्दी आती है। सही है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वर्ष भर, नर की बात मैं कर रहा हूँ, नर जीव की बात कर रहा हूँ, तो कुछ नर ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल में या वर्ष भर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। वर्ष भर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं इसमें काऊ बुल हो गया, बफेलो बुल हो गया, वो सब, ये सब क्या करते हैं, नर जो है वो किसी भी अवस्था में या साल भर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे हिरण, ऊंट और हाथी। ये ऐसे जीव हैं, हिरण, ऊंट और हाथी ऐसे जीव हैं जो साल के एक विशिष्ट प्रकार के मौसम में ही शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। सही है। हिरण, ऊंट और हाथी ऐसे जीव हैं, ये ऐसे जीव हैं जो साल में एक स्पेसिफिक क्या होती है, सीजन आती है इनके शुक्राणुओं के निर्माण की, एक विशिष्ट प्रकार की सीजन आती है, उसी सीजन के अंदर ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? रट। जिस सीजन में शुक्राणु का निर्माण इन हिरण, ऊंट और हाथी, उनके अंदर शुक्राणु का निर्माण जिस सीजन में आता है तो उसे कहा जाता है रट। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? रट कहा जाता है। उस अवस्था को याद रखना, एग्जाम में इसको पूछा जाता है कई बार, जो रट है वो क्या होती है, रट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको लिखना है कि कुछ जीव जैसे हिरण, ऊंट, हाथी, ये कुछ जीव हिरण, ऊंट, हाथी एक साल भर में एक विशिष्ट प्रकार के मौसम में ही अपने शुक्राणु का निर्माण कर पाते हैं, तो उसे कहा जाता है रट। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? रट। लेकिन कुछ जीव, ज्यादातर जीव ऐसे हैं जैसे कि काऊ बुल, बफेलो बुल, वो क्या करते हैं, वो साल भर, वर्ष भर शुक्राणु का निर्माण करते रहते हैं। उनके अंदर ऐसी कोई अवस्था नहीं पाई जाती, कोई विशिष्ट प्रकार की अवस्था नहीं पाई जाती कि उसी विशिष्ट प्रकार की अवस्था में ही वो शुक्राणु का निर्माण करें। लेकिन ये चीज जो है रट है, वो हिरण, ऊंट और हाथी में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन।